सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम किंग्स वर्सेस टीम बीस्ट वर्सेस टीम मॉन्स्टर्स वर्सेस टीम वॉरियर्स के बीच में। तो ये आज की जो ये वीडियो है ये काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो ये सभी टीम्स है इनके जो आपको नाम लग रहे हैं, जैसे उन सभी के जो नाम है टीम किंग, टीम बीस्ट एंड टीम मॉन्स्टर एंड टीम वॉरियर्स, वैसे ही इस तरह के इसमें मेंबर्स भी है। लाइक जो पहले टीम किंग्स है उसमें है निकल कर आता है थॉर, ब्लैक एडम, एक्वामैन एंड ब्लैक पैंथर। वहीं जो टीम बीस्ट है उसमें है हल्क, एबोमिनेशन, डूम्सडे एंड बीस्ट। वहीं जो टीम मॉन्स्टर उसमें निकल कर आते हैं मॉन्स्टर वर्स के मोस्ट पावरफुल टाइटन्स लाइक किंग कॉन्ग, गॉडजिला, किंग गिडोरा एंड वॉरबैट। वहीं जो टीम वॉरियर्स है उसमें निकल कर आती है वंडर वुमन, शेंग-ची, कैप्टन अमेरिका एंड वुल्वरीन जैसे मोस्ट पावरफुल एंड स्किल्ड वॉरियर। एक्चुअल में आज की जो ये बैटल है, ये वीडियो है, इसमें जो ये बैटल्स होने वाली है, ये सभी कंपैरिजन होने वाली है, ये आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो ये जरूर ही बने रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट started. I'll be your superhero. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उससे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। सुनो, शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है ब्लैक पैंथर वर्सेस बीस्ट वर्सेस वॉरबैट वर्सेस वुल्वरीन के बीच में। सो पहले अगर इस बैटल में देखा जाए, जो ब्लैक पैंथर एक्चुअल में वो स्किल, इंटेलिजेंसी एंड स्ट्रेंथ, स्पीड और साथ ही में जो उसके पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज है वाइब्रेनियम के, वो सभी चीजों को होल्ड करता है। और उसके पास उसका अपना एक वाइब्रेनियम का सूट भी है, जो कि एक्चुअल में उसे काफी सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है बैटल में। और जैसा कि आपको पता है कि जो ब्लैक पैंथर है वो वकांडा का किंग भी है, यानी कि किंग तचाला है वो, तो जिस वजह से उसे एक हार्ट शेप हब भी पिलाया जाता है, जिसकी मदद से जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में। सो एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन तक हो जाती है कुछ हद तक, या कह सकते हैं वो एक पीक ह्यूमन लेवल तक चला जाता है। बात की जाए यहाँ पर अगर बीस्ट की, तो जो बीस्ट है वो एक्समैन टीम का एक मेंबर है। हाँ, वही वाला बीस्ट। अगर आपने एक्समैन फ्रेंचाइजी देखी है तो जो बीस्ट एक्चुअल में वो स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी एंड क्विक रिफ्लेक्सेस जैसी एडवांटेजेस को रखता है, और साथ ही में वो काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। बात की जाए यहाँ पर वॉरबैट की, तो जो वॉरबैट है वो एक टाइटन है, यानी कि वो मॉन्स्टर वर्स से एक मोस्ट पावरफुल या कहीं मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स में आता है। अगर आपने हाल ही में जो मूवी आई थी एक साल पहले, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, जिसमें कि हमें जो वॉरबैट था की अपीयरेंस भी थोड़ी देखने को मिली थी, यानी कि उसकी थोड़ी झलक देखने को मिली थी, उसकी थोड़ी पावर्स का पता चला था। जैसे कि जो वॉरबैट्स होते हैं वो एक्चुअल में काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, साथ ही में उनके विंग्स भी होते हैं। जब वो अपने शिकार को पकड़ रहे होते हैं तो अपने विंग्स की मदद से वो अपने शिकार का गला घोटकर उसे मार भी देते हैं। एक्चुअल में वो इतना ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में वो एक टाइटन होने की वजह से एक्चुअल में यहाँ पर जो मेंबर्स है ब्लैक पैंथर, बीस्ट एंड वुल्वरीन, इस बैटल में जो इसके अगेंस्ट मेंबर्स है उनके मुकाबले में वो साइज में काफी बड़ा है। अगर बात की जाए इन वॉरबैट्स की, तो ये काफी ज्यादा एडवांटेज होल्ड करते हैं वेनम की भी। जी हाँ, इनमें मतलब अगर ये अपने ओपोनेंट को डिफीट करना चाहे तो इनके पास वेनम की, इनके जहर की एक अच्छी खासी एडवांटेज होती है, और साथ ही में ऑब्वियसली ये पावरफुल तो काफी ज्यादा है। बात की जाए यहाँ पर अब वुल्वरीन की, तो आपको सभी को पता होगा कि जो वुल्वरीन है वो भी एक्समैन का एक मेंबर है, और जो वुल्वरीन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है ये भी आप सभी को पता ही होगा। उसके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो खुद 100 सालों से भी ज्यादा का है। और बात की जाए उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की, आपको पता है उसका हीलिंग फैक्टर। उसका हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर जो वुल्वरीन है उसको पूरी तरह से ख़त्म भी कर दिया जाए तो वो अपने मतलब अगर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तब भी उसके बारे में कहा जाता है, कॉमिक्स में लिटरली बताया गया है कि वो अपने खून की एक बूंद से भी वापस से रीजनरेट कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी को। मूवीज में भी जो वुल्वरीन है उसका हीलिंग फैक्टर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, और उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज भी उसका फास्ट एंड सबसे ज्यादा क्विक रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है एक्चुअल में। और साथ ही में जो वुल्वरीन है उसके पास एडमेंटियम से बने हुए जो उसके क्लॉस है उसकी भी काफी अच्छी एडवांटेज है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, काफी ज्यादा सालों तक जिंदा होने की वजह से उसका जो बैटल आईक्यू एंड बैटल एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है, और लिटरल में वो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो एक अटैक हुआ था आपने देखा था मूवीज में, मतलब मूवीज में ही उसकी, तो वो उससे भी सरपास कर गया था, उससे भी झेल गया था, जिससे पता चलता है कि जो वुल्वरीन है वो
एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है। सो बात की जाए अब इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट कौन होगा, तो इस बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो है बीस्ट। क्योंकि अगर जो बीस्ट है वो बैटल करता है ब्लैक पैंथर से, तो उसके ज्यादा चांसेस नहीं है ब्लैक पैंथर के अगेंस्ट जीतने के, क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास उसके वाइब्रेनियम से बने हुए सूट की काफी अच्छी एडवांटेज है। तो यहाँ पर वो नहीं जीत पाएगा। जब वो बैटल करने जाएगा वॉर बैट से, तो जो वॉर बैट है वो एक्चुअल में बीस्ट के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बीस्ट काफी अच्छा डैमेज दे देगा वॉर बैट को, बट वो वॉर बैट को भी डिफीट नहीं कर पाएगा। फिर जब बीस्ट है अगर वो बैटल करने जाएगा वुल्वरीन से, तो हाँ ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वुल्वरीन है वो बीस्ट को पहले डिफीट कर देगा। बीस्ट यहाँ पर सबसे पहले नॉकआउट हो जाएगा। बात आएगी फिर यहाँ पर नेक्स्ट नॉकआउट होने वाले बंदे की, ओपोनेंट की, वो होगा यहाँ पर ब्लैक पैंथर। जी हाँ, ब्लैक पैंथर। क्योंकि अगर जो ब्लैक पैंथर है वो पहले बैटल करता है वॉर बैट से, तो जो वॉर बैट है एक्चुअल में वो काफी ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा ब्लैक पैंथर को, क्योंकि जो ब्लैक पैंथर है एक्चुअल में उसका जो वाइब्रेनियम का सूट है वो उसे काफी ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है बैटल में। पर जो ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम का सूट है वो जो वॉर बैट है उसके अटैक्स की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। साथ ही में जो वॉर बैट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कैसे ना कैसे करके जो ब्लैक पैंथर है उसको वाइब्रेनियम के सूट के अंदर भी उसे डैमेज दे दे या फिर उसे किसी तरह से पकड़ ले, और इस तरह से जो ब्लैक पैंथर है वो वॉर बैट के सामने टेम्पररी कहीं ना कहीं नॉकआउट हो जाएगा। और जो ब्लैक पैंथर है हाँ वो अपने वाइब्रेनियम से बने हुए जो उसके सूट के क्लॉज होते हैं, जो उसके पंजे हैं, उससे काफी ज्यादा डैमेज दे देगा वॉर बैट को। बट वॉर बैट एक्चुअल में साइज कंपैरिजन किया जाए तो ब्लैक पैंथर से ज्यादा बड़ा है, तो उससे काफी ज्यादा देर हो जाएगी वॉर बैट को पूरी तरह से खत्म करने में। बट उतने में जो वॉर बैट है वो किसी ना किसी तरह से ब्लैक पैंथर को पकड़ लेगा, जिस तरह से उसने कॉन्ग को जकड़ा था। कॉन्ग उससे एक्चुअल में साइज में कितना बड़ा था, तब भी उसने थोड़ी देर के लिए कॉन्ग को पकड़ ही लिया था। बाकी बाद में आपको पता है कॉन्ग ने उसका क्या किया था, पर एक्चुअल में कॉन्ग उससे साइज में काफी बड़ा था और पावरफुल था। बट यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है वॉर बैट के अगेंस्ट। चलो मान लो अगर यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर है वो जीत भी जाता है वॉर बैट्स के अगेंस्ट, तब भी जो ब्लैक पैंथर है वो आगे फिर वुल्वरीन को डिफीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, कॉमिक्स में बताया गया है कि जो एडमेंटियम है वो वाइब्रेनियम को ब्रेक कर सकता है, उसे तोड़ सकता है। तो अगर इन दोनों की बैटल होती है तो कहीं ना कहीं तो बैटल में अगर कॉमिक्स का रेफरेंस ले हम, तो यहाँ पर जो वुल्वरीन है उसके एडमेंटियम से बने हुए क्लॉज जो ब्लैक पैंथर का सूट है वाइब्रेनियम का उसे डैमेज दे सकते हैं। और अगर ब्लैक पैंथर का सूट डैमेज हो गया तो ब्लैक पैंथर को डिफीट करना वुल्वरीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे भी जो वुल्वरीन है अगर ब्लैक पैंथर किसी तरह से काफी ज्यादा डैमेज भी दे वुल्वरीन को, तो वो काफी ज्यादा जल्दी भी जनरेट कर लेगा खुद को। तो ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है वुल्वरीन के जीतने के। और फिर अगर जो वॉर बैट है वो डिफीट कर देता है ब्लैक पैंथर को और चला जाता है फिर वुल्वरीन से बैटल करने, तब क्या होगा? तो बात कुछ ऐसी है कि वॉर बैट कुछ भी कर ले, वुल्वरीन को जकड़ ले, पकड़ ले या फिर किसी तरह से उसे खत्म भी कर दे, तो जो वुल्वरीन है वो वापस से रीजनरेट कर लेगा खुद को और कैसे ना कैसे करके डिफीट कर ही देगा वॉर बैट को। क्योंकि वुल्वरीन के पास स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर है, उसके पास एडमेंटियम के एडवांटेज है। बट यहाँ पर जो वॉर बैट है उसके पास कोई हीलिंग फैक्टर नहीं है, उतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका हीलिंग फैक्टर। तो जो वुल्वरीन है वो डैमेज देता रहेगा वॉर बैट को और कभी ना कभी तो वॉर बैट डिफीट हो ही जाएगा उसके साथ। सो यहाँ पर जो पहली बैटल है वो क्लोज हो जाती है और इसका जो विनर निकल कर आता है ब्लैक पैंथर वर्सेस बीस्ट वर्सेस वॉर बैट वर्सेस वुल्वरीन की इस बैटल में, वो है वुल्वरीन। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है थॉर वर्सेस डूम्सडे वर्सेस किंग गिडोरा वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। सो यहाँ पर ये वाली बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा टफ कैरेक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट एक दूसरे के सामने है यहाँ पर एक दूसरे के लिए। शुरू करते हैं यहाँ पर थॉर से। तो आप सभी को पता है कि जो थॉर है वो गॉड ऑफ थंडर है, उसके पास हाई लेवल वेदर मैनिपुलेशन की पावर है, लाइटनिंग को हाई लेवल तक वो मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए तो उसे गॉड ऑफ थंडर कहते हैं। साथ ही में उसके पास उसके वेपन्स की भी काफी अच्छी एडवांटेज रहती है। अब मुझे यहाँ पर आप सभी को थॉर के बारे में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बात की जाए यहाँ डूम्सडे की, तो डूम्सडे के बारे में भी आपको पता होगा कि एक्चुअल में वो स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड सभी जो उसके पास एडवांटेजेस है वो सभी में उन सभी में जो सुपरमैन है उसके बराबर की पावर्स रखता है। जी हाँ, जो सुपरमैन के पास अदर एबिलिटीज लाइक हीट रे विजन, एक्स-रे विजन, कोल्ड ब्रेथ, कहीं ना कहीं जो कोल्ड ब्रेथ है उसके एडवांटेज हमें डूम्सडे के पास देखने को नहीं मिली है। बट उसके पास फ्लाइंग, क्विक रिफ्लेक्स, सुपर हियरिंग एंड सुपर एजिंग एंड सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, जो सभी एडवांटेजेस कहीं ना कहीं सुपरमैन होल्ड करता है, नियरली वो डूम्सडे भी होल्ड करता है, ऑलमोस्ट सभी। और जैसा कि हमने देखा था कि जो डूम्सडे वो एक्चुअल में इतना ज्यादा पावरफुल था कि बैटमैन, वंडर वुमन एंड सुपरमैन तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लिटरल में सुपरमैन को खुद मरना पड़ा था डूम्सडे को मारने के लिए। जब बात की जाए यहाँ पर किंग गिडोरा की, तो जो किंग
किंग गिडोरा है वो एक्चुअल में गॉडजिला से पहले किंग ऑफ मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर वर्स का, और साथ ही में वो मोस्ट पावरफुल टाइटन्स की लिस्ट में भी रैंक करता है काफी ज्यादा ऊपर। और बात की जाए जो किंग गिडोरा है उसकी कुछ अदर एडवांटेज है, तो उसके 3 सर है। जी हाँ, उसके 3 सर है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अदर एडवांटेज मिल जाती है बैटल में। और साथ ही में जो किंग गिडोरा है अपने 3 सरों की वजह से वो बैटल में काफी ज्यादा एक्यूरेसी का इस्तेमाल कर सकता है अपने 3 सरों की मदद से, अपने 3 जो उसकी सिर है उसकी मदद से। साथ ही में जो किंग गिडोरा है वो यस वेदर को मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने विंग्स की मदद से, और हाई लेवल लाइटनिंग जनरेट भी कर सकता है, बट उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। मतलब थॉर की तरह इजीली वो इन सभी चीज़ों को नहीं कर सकता, उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। वो ड्यूरेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि जो किंग गिडोरा है उसको डिफीट करने के लिए जो गॉडजिला है उसको बर्निंग गॉडजिला की फॉर्म में आना पड़ा था। और साथ ही में जो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ है, लिटरल में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था किंग गिडोरा को, उससे बस वो हल्का सा थोड़ा पीछे हट गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जिससे पता चलता है कि जो किंग गिडोरा है वाकई ही वो काफी ज्यादा दमदार अपोनेंट है यहाँ पर सभी के लिए। बात की जाए वंडर वुमन की, तो जो वंडर वुमन है वो एक अमेजोनियन है, उसकी अमेजोनियन फिजियोलॉजी उसे बैटल में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। साथ ही में वो एक वॉरियर्स है, उसके पास काफ़ी एंशिएंट वेपन्स है उसके, लाइक उसकी स्वॉर्ड हो गई जो कि हालांकि टूट गई है, साथ ही में उसके ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन हो गए, उसकी शील्ड हो गई, साथ ही में खुद एक डेमी गॉडेस है, गॉड किलर भी उसे कहा जाता है, एंड काफ़ी सारी अदर एडवांटेज को भी होल्ड करती है वो। सो सबसे पहले अगर इस बैटल में कोई नॉकआउट होगी, यस वो होगी वंडर वुमन। अब क्यों? क्योंकि जो वंडर वुमन है अगर वो पहले बैटल करने जाएगी यहाँ पर थॉर से, तो जो एक्चुअल में थॉर है उसके सामने वंडर वुमन नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जो थॉर है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड है, और जो वंडर वुमन है उसे गॉड किलर के नाम से तो जाना जाता है, बट वो एक्चुअल में डेमी गॉडेस है। और हाँ, उसने एरिस को डिफीट किया था, बट आप भूल मत कि वो एरिस का बस एक अवतार वर्जन था, वो ओरिजिनल एरिस नहीं था, जिससे ये भी पता चलता है कि हाँ जो वंडर वुमन है वो काफ़ी ज़्यादा पावर लेवल को पोजेस करती है, बट इतना ही नहीं कि वो लिटरल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से पावरफुल गॉड्स को डिफीट करने लग जाए, नहीं। तो यहाँ पर थॉर के सामने वंडर वुमन के टिकने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। फिर जब जो वंडर वुमन है वो बैटल करने जाएगी डूम्सडे से, तो आपको पता है कि वो डूम्सडे के सामने टिक सकती है थोड़ी देर, थोड़ा उससे ज़्यादा देर, वो डूम्सडे को हार भी कर सकती है, बट नहीं वो उसे डिफीट नहीं कर सकती, जैसा कि मूवी में हमने देखा ही है साफ साफ। नाउ अगर बात की जाए यहाँ वंडर वुमन वर्सेस किंग गिडोरा की, तो हाँ इनकी बैटल काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी, बट एक्चुअल में जो किंग गिडोरा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बैटल में लाइटनिंग को जनरेट करके सब काफ़ी ज़्यादा अटैक दे सकता है, यहाँ वंडर वुमन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है उसे, बट जो वंडर वुमन है वो लाइटनिंग को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है अपने वेपन्स एंड शील्ड की मदद से और अपने ब्रेसलेट्स की मदद से। यहाँ पर जो किंग गिडोरा है उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वंडर वुमन के मुकाबले में, तो हाँ ये भी काफ़ी अच्छी एडवांटेज देगा यहाँ किंग गिडोरा को, बट एक्चुअल में जो वंडर वुमन के वेपन्स है वो किंग गिडोरा की बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, और हर हालात में एंड में जो किंग गिडोरा है वही इस बैटल को जीतने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वंडर वुमन है वो किंग गिडोरा को भी डिफीट नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअल में जो वंडर वुमन है उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो किंग गिडोरा को डिफीट कर दे। ओवरऑल कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले नॉकआउट होगी वंडर वुमन। नाउ देन अब बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा दमदार ओपोनेंट्स सब एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स बचे अभी थॉर, डूम्सडे, किंग गिडोरा की अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स पे गिने जाते हैं। सो यहाँ से अब बैटल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाउ अब जो बैटल में डिफीट होगा वो होगा किंग गिडोरा। अब हाँ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो किंग गिडोरा है जब वो पहले बैटल करने जाएगा डूम्सडे से, जो किंग गिडोरा है जब वो बैटल करने जाएगा डूम्सडे से, तो एक्चुअल में जो डूम्सडे है वो काफी ज्यादा पावरफुल एंड ड्यूरेबल है किंग गिडोरा के मुकाबले में। हाँ यहाँ पर वो साइज में उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जो किंग गिडोरा है कहीं ना कहीं जब वो बैटल करता है वो रेडिएशन को छोड़ता है, और जो डूम्सडे है वो कहीं ना कहीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो बैटल में कुछ ऐसा होगा जितने ज्यादा अटैक किंग गिडोरा करेगा डूम्सडे पे, डूम्सडे उल्टा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो यहाँ पर बात सिंपल सी है कि जो किंग गिडोरा है उसके जो अटैक्स है वो भी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे डूम्सडे को, जिस वजह से डूम्सडे काफ़ी ज़्यादा जल्दी किंग गिडोरा को डिफीट कर देगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बर्निंग गॉडजिला ने डिफीट किया था किंग गिडोरा को, जो गॉडजिला की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है अभी मॉन्स्टर वर्स में। यहाँ पर डूम्सडे जीत जाएगा। नाउ अगर जो किंग गिडोरा है वो बैटल करने चाहता है थॉर से, तो ऐसे में जो किंग गिडोरा है उसके पास कुछ एडवांटेजेस है वेदर को कंट्रोल करने की, लाइटनिंग को कंट्रोल करने की, टॉर्नेडो जनरेट करने की, मतलब तूफान जनरेट करने की। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो किंग गिडोरा है उसको काफ़ी ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत पड़ती है, बट जो थॉर है वो
अपनी हल्की सी पावर में इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, बस ईजिली कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें थॉर पर बेअसर होंगी। नाउ जब जो किंग गिडोरा है, हाँ उसका साइज काफ़ी थोड़ी दिक्कत दे सकता है यहाँ थॉर को, बट एक्चुअल में थॉर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, जिस वजह से यहाँ पर वो अपने वेपन्स के एडवांटेज के चलते काफ़ी ज़्यादा जल्दी किंग गिडोरा को भी डिफीट कर देगा। तो यहाँ पर थॉर विंस। नाउ फिर लास्ट में बचेंगे दो अपोनेंट्स एक दूसरे के जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एक दूसरे के यूनिवर्स के, यानी कि थॉर वर्सेस डूम्सडे। अब ये बैटल काफ़ी ज़्यादा ही ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ है थॉर तो दूसरी तरफ है डूम्सडे। डूम्सडे लिटरल में इतना ज़्यादा पावरफुल है, मैंने आपको उसकी पावर्स पहले बताई है, मैं यहाँ पर अभी क्या क्या बताऊँ। तो जैसा मैंने बताया कि वो सुपरमैन लाइक पावर्स को रखता है, उसने लिटरल में सुपरमैन जब उसे मारने गया तो सुपरमैन ने उसे मार तो दिया, पर मरते मरते वो सुपरमैन को भी मार के गया। तो एक्चुअल में क्या जो डूम्सडे है जब वो थॉर से बैटल करेगा तो वो थॉर को भी डिफीट कर देगा या उसे खत्म ही कर देगा। तो देखो जब इन दोनों की बैटल होगी एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शनेबल होगी, और चाहे या ना चाहे थॉर से बैटल में कॉमेडी नहीं कर सकता, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में हुई। बात यहाँ पर ये है कि जब इन दोनों की बैटल होगी एक दूसरे के आमने सामने होगी, डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा इस बैटल में, और लिटरल में इस बैटल में थॉर भी हद से ज़्यादा हार्म हो जाएगा। हाँ वो ड्यूरेबल है, बट एक्चुअल में थॉर को डूम्सडे इतना ज़्यादा हार्म करेगा कि थॉर भी थोड़ी देर के लिए हिल जाएगा कि ये कैसा ओपोनेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट का सामना थॉर ने कुछ बार ही किया है। तो एक्चुअल में जो थॉर है जो डूम्सडे है उसकी पावर्स के सामने थोड़ा वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, बट फिर जो थॉर है वो जैसा कि वो करता है बैटल में अपने अंदर की एनर्जी को जगाएगा और साथ ही में डूम्सडे को काफ़ी ज़्यादा हार्म करने लग जाएगा। बट एक्चुअल में उसके जो वार है वो डूम्सडे पर कहीं ना कहीं बेअसर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले, जो डूम्सडे है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने को रीजनरेट कर लेता है अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को, जैसा कि हमने मूवी में देखा ही है। तो यस इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है, बट कहीं से अगर थॉर को क्रिप्टोनाइट मिल जाता है तो हाँ उसके पास एक काफ़ी अच्छी एडवांटेज रहेगी, बट ऐसा इस बैटल में नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज है, क्योंकि यहाँ पावर लेवल में जो डूम्सडे है वो कहीं ना कहीं थॉर को बुरी तरह से पेल सकता है। जो थॉर है वो वेपन्स एंड अपने एक्सपीरियंस के एडवांटेज के चलते जो डूम्सडे उसको भी काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है। बट यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसके बेसिस पर यहाँ पर यस थॉर डिफीट कर सकता है डूम्सडे को। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, जिसकी मदद से वो डूम्सडे को काफी ज्यादा दूर कहीं किसी वीरान प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर दे। एक्चुअल में जो थॉर है वो टेम्परेरी तो नॉकआउट कर ही देगा डूम्सडे को। तो यही है कि यहाँ पर चीज निकल कर आती है जिसकी मदद से जिसकी एडवांटेज से जो डूम्सडे है यस वो थॉर के सामने नॉकआउट हो जाएगा, टेम्परेरी नॉकआउट तो हो जाएगा और थॉर जीत जाएगा। बट आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ यहाँ पर डूम्सडे के जीतने के चांसेस है, जिस वजह से पीपल्स चॉइस पर भी है ये बैटल, यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन जीतेगा, थॉर या फिर डूम्सडे। बट यहाँ पर जो थॉर की एक एडवांटेज थी, एक पॉसिबिलिटी थी जीतने की, वो मैंने आपको बता दी। तो अभी के लिए तो यहाँ पर क्लियर विनर निकालना है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी के चलते यहाँ पर थॉर वर्सेस डूम्सडे की इस बैटल में थॉर क्लियर विनर निकल कर आता है, सो थॉर विंस। तो एक्चुअल में जो ये बैटल हुई अभी थॉर वर्सेस डूम्सडे वर्सेस किंग गिडोरा वर्सेस वंडर वुमन की, इसमें थॉर विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 एक्वामैन वर्सेस अबोमिनेशन वर्सेस किंग कॉन्ग वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जो कैप्टन अमेरिका है संभव सी बात है कि सबसे पहले वही नॉकआउट होंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो कैप्टन अमेरिका है उनका जो पावर लेवल है वो इतना नहीं है कि वो लिटरल में किंग कॉन्ग या फिर अबोमिनेशन या फिर एक्वामैन को डिफीट कर सके। तो यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सबसे पहले कैप्टन अमेरिका नॉकआउट हो गए। जो बंदा नेक्स्ट नॉकआउट होने वाला है वो एक्चुअल में कोई बंदा नहीं है, वो एक टाइटन है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किंग कॉन्ग की। अब जो किंग कॉन्ग है वो क्यों डिफीट होगा, तो बात कुछ ऐसी है कि जो किंग कॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है, बट आप उसके बारे में एक बात भूल रहे हैं कि जो किंग कॉन्ग है वो एक मनमानुष है, वनमानुष है। वो बस थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज का है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है। उसने लिटरल में स्कल क्रॉलर्स को बुरी तरह से डिफीट किया, जो एक काफ़ी ज़्यादा जाइंट स्कल क्रॉलर भी था। हाँ उसको डिफीट करते करते थोड़ी कॉन्ग की लग गई थी, बट उसने उससे भी डिफीट कर दिया। बट आपको पता होगा कि जब गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की बैटल हुई तब हमें किंग कॉन्ग के बारे में एक बात पता चली कि एक्चुअल में वो इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ अगर उसके पास उसकी वो एक्स हुई तो हाँ थोड़ा एक वेपन का एडवांटेज रहेगी उसके पास बैटल में, बट फिर भी उस वेपन की कुछ ऐसी खास एडवांटेज नहीं है। हाँ वो बस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि जो किंग कॉन्ग है वो यहाँ पर एक्वामैन एंड अबोमिनेशन के सामने तो टक्कर उन्हें दे ही नहीं सकता, उनके सामने वो टिक ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो डिफीट हो जाएगा। नाउ अब बैटल होगी एक्वामैन वर्सेस अबोमिनेशन की। तो यस ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर की बैटल होने जा रही है, क्योंकि लिटरल में जो अबोमिनेशन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने द इनक्रेडिबल हल्क को भी बराबरी की टक्कर दी है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो अबोमिनेशन है एंड एक्वामैन है ये ड्यूरेबिलिटी में कहीं ना कहीं इक्वल है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्वामैन है
उसने लिटरल में जो एक ऐसा कह सकते हैं कि अगर उसके ऊपर मिसाइल भी ठोक दी जाए तब भी उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बुलेट से भी वो कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ है। और उसकी जो मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स है उसके एक अटलांटियन लेवल के हैं, और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। काफ़ी दबाव, जैसे कि उसने बताया भी था उसकी मूवी में, काफ़ी दबाव, काफ़ी प्रेशर है उसको वो मतलब काफ़ी हद तक सह सकता है, इतनी मतलब सहने की कैपेसिटी उसकी है। साथ ही में वो ड्यूरेबल भी कई गुना ज़्यादा है। कॉमिक्स में तो लिटरल में वो काफ़ी ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। वो कॉमिक्स में बोलते कि लावा में गिर गया था, जी हाँ लावा में, बट फिर भी उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अगर कॉमिक्स की बात ना भी की जाए तो एक्वामैन जो मूवी आई थी उसमें उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स एक्चुअल में हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिले थे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और ड्यूरेबल है। बट यहाँ पर जो एबॉमिनेशन है उसने भी एक मिसाइल के पूरे ब्लास्ट को सहा है, तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और लिटरल में जो एबॉमिनेशन है वो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि मतलब ऐसे ह्यूमन बेड मोस्ट ऑफ द वेपन्स उसे ज़्यादा हार्म ही नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो एक्वामैन एंड एबॉमिनेशन इक्वल ही आते हैं। और बात की जाए यहाँ पर एबॉमिनेशन एंड एक्वामैन में, क्या यहाँ पर इन दोनों के पास ज़्यादा एडवांटेज है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो जो एबॉमिनेशन है उसके पास स्ट्रेंथ की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने लिटरल में हल्क, द इनक्रेडिबल हल्क को भी ब्लीड करने में मजबूर कर दिया था, उसका खून निकाल दिया था, ये आपने देखा ही होगा। साथ ही में जो यहाँ पर एक्वामैन है वो काफ़ी अच्छे वेपन एंड कॉम्बैट की एडवांटेज को होल्ड करता है। यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पावर लेवल की तो यस, जो एबॉमिनेशन है वो पावर लेवल में एक्वामैन से ज़्यादा आगे है, और साथ ही में एक्सपीरियंस में एक्वामैन ज़्यादा आगे है। ओवरऑल बात की जाए बैटल की, अगर अंडर वाटर बैटल हुई तो एक्वामैन बुरी तरह से पेलेगा एबॉमिनेशन को, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अंडर वाटर एक्वामैन के पास उसकी पूरी सी आर्मी होगी। वो अंडर वाटर एक्चुअल में ज़्यादा पावरफुल होता है, ये आप समझ लो, ये आपको पता ही है। बट अगर इन लैंड बैटल होती है तब क्या होगा, तो बात कुछ ऐसी है, अगर पानी के बाहर बैटल हुई तो कहीं ना कहीं जो एबॉमिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्म कर देगा यहाँ पर एक्वामैन को। बट जो एक्वामैन है वो अपने ट्राइटन ऑफ पोसाइडन की मदद से काफ़ी ज़्यादा टक्कर की बैटल दे देगा यहाँ एबॉमिनेशन को, क्योंकि जो एक्वामैन का ट्राइटन ऑफ पोसाइडन है वो अनब्रेकेबल है, नियरली अनब्रेकेबल है या अनब्रेकेबल। ये उसे एबॉमिनेशन कुछ भी कर ले वो तोड़ ही नहीं सकता, और एबॉमिनेशन के पास ऐसे कुछ वेपन की एडवांटेज भी नहीं है, और अपने वेपन एंड कॉम्बैट की मदद से वो काफ़ी अच्छा हार्म यानी कि काफ़ी अच्छा डैमेज दे सकता है यहाँ पर एबॉमिनेशन को। और ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो एक्वामैन का ट्राइडेंट है वो हार्म नहीं कर सकता यहाँ पर एबॉमिनेशन को, क्योंकि कॉमिक्स में जो एक्वामैन का ट्राइडेंट है लिटरल में उसने जो डार्क साइड था उसको भी हार्म कर दिया था। बट ये कॉमिक्स की बात है। डीसीयू में जो एक्वामैन है, एक्वामैन का ट्राइटन उसे कितना पावरफुल दिखाया गया ये आपने देखा ही है। तो डीसीयू का जो ट्राइटन है एक्चुअल में वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो हाँ, ये माना जा सकता है कि जो एबॉमिनेशन है उसको ह्यूमन मेड वेपन्स तो डिफीट नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते, बट एक्वामैन के पास कोई ह्यूमन मेड वेपन नहीं है। ये अटलांटियन ओशन का एक्चुअल में मोस्ट पावरफुल वेपन है अटलांटिस का। तो यहाँ पर माना जा सकता है कि ये डैमेज दे सकता है यहाँ एबॉमिनेशन को। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ एक्वामैन के जीतने के चांसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एबॉमिनेशन वर्सेस एक्वामैन की बैटल है इसमें एक्वामैन के थोड़े ज्यादा चांसेस है विद वेपन जीतने के। एबॉमिनेशन वर्सेस एक्वामैन के बैटल में एक्वामैन विंस। बट आपका क्या ओपिनियन है, आप श्योरली आप बताना कमेंट बॉक्स में। एक्वामैन वर्सेस एबॉमिनेशन वर्सेस किंग कॉन्ग वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बैटल में एक्वामैन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, ब्लैक एडम वर्सेस हल्क वर्सेस गॉडजिला वर्सेस शैंग-ची। सो अब इस बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा शैंग-ची। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शैंग-ची है हाँ उसके फिजिकल एट्रीब्यूट काफी ज्यादा अच्छे हैं, अपनी 10 रिंग्स जो उसके वेपन्स के एडवांटेज है उसके साथ वो काफी अच्छा पावरफुल है। द ड्वेलर ऑफ डार्कनेस जैसा वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल एक डीमन था, उसको डिफीट किया था। उसको डिफीट नहीं किया था, लिटरल में उसको अपनी जो 10 रिंग्स थी वो उसके मुंह में घुसाकर उसे ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी मदद से उसने एक्चुअल में मोस्ट पावरफुल डीमन को डिफीट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, उसके चिथड़े चिथड़े उठा दिए। तो क्या वो यहाँ पर ऐसा सेम गॉडजिला के साथ में कर सकता है? तो बात कुछ ऐसी होगी कि जो गॉडजिला है उसके पास एटॉमिक ब्रेथ है, अगर आपको नहीं पता है तो वो एकदम से बाहर फेंक देगा उन सभी को। जब वो उसके मुंह में फेंकने जाएगा अपने 10 रिंग्स को तो एकदम से जो गॉडजिला है वो एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके उन सभी को बाहर फेंक देगा, या क्या पता डिस्ट्रॉय ही करते। डिस्ट्रॉय तो नहीं हो पाएगी वो, पर बाहर तो गिर ही जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो गॉडजिला है वो काफी जल्दी शैंग-ची को डिफीट कर देगा। फिर जब जो शैंग-ची है वो बैटल करने जाएगा एमसीयू हल्क से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एमसीयू के हल्क की, यानी कि प्रोफेसर हल्क की, क्योंकि यहाँ पर एमसीयू में जो करंटली हल्क का वर्जन है वो प्रोफेसर हल्क ही है। तो एक्चुअल में जो प्रोफेसर हल्क है हाँ वो स्ट्रेंथ में डिफीट कर देंगे शैंग-ची को, और इंटेलिजेंसी का यूज भी अब ये वाला हल्क करता है काफी ज्यादा बैटल में। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक टिकड़म लगा के प्लान लगा के जो प्रोफेसर हल्क है वो हल्क की स्ट्रेंथ और ब्रूस बैनर का दिमाग यूज करके, ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंसी को यूज करके शैंग-ची को डिफीट करने में कामयाब हो पाएंगे। अब जो शैंग-ची है जब वो बैटल करने जाएगा यहाँ पर ब्लैक एडम से, हाँ जो ब्लैक एडम है वो एक्चुअल में 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करता है, जिस वजह से जो ब्लैक एडम है
वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिफीट करने में कामयाब हो जाएगा शेंग-ची को। ये तो जाहिर सी बात है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। आगे फिर क्या होगा, शेंग-ची के बाद फिर कौन डिफीट होगा, तो बात कुछ ऐसी है कि फिर यहाँ पर बारी आएगी यस एमसीयू हल्क की, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो एमसीयू का हल्क है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है और उसकी काफ़ी एडवांटेज हमें देखने को मिली है। बट अब करंटली जो एमसीयू में सीन कुछ ऐसा है कि अगर किसी कैरेक्टर को किसी को पावरफुल दिखाना है तो उसे बस हल्क से भिड़ा दो और हल्क को डिफीट करवा दो, बस वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शो हो जाएगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि ऐसा ही हो रहा है एमसीयू हल्क के साथ। जो भी ओपोनेंट आ रहा है वो पेल के जा रहा है उसे, यहाँ तक कि जो शी हल्क है कहीं ना कहीं वो भी उसको पेले जा रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो एमसीयू का हल्क है करंटली में सिनेरियो कुछ ऐसा हो रहा है कि उसकी पावर्स को नीचे की ओर हटाया जा रहा है और अब तो उसको लिटरल में प्रोफेसर हल्क बना दिया। हाँ ऐसा सीन है कि वो पावरफुल तो है, साथ ही में वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज भी करता है, बट हल्क प्रोफेसर हल्क ज़्यादा उस पर सूट नहीं करता। हल्क हल्क है तभी उसका मज़ा आता है, मतलब बैटल में उसको एक एज रहता है, एक काफ़ी एडवांटेज रहती है। बट जब वो प्रोफेसर हल्क बन जाता है तो उसकी जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं उससे छीन ली जाती है। सिनेरियो ऐसा यहाँ पर इस बैटल में भी होगा जब जो एमसीयू वाला हल्क है वो बैटल करेगा ब्लैक एडम से। तो जो ब्लैक एडम है वो 6 इंचिड इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स को होल्ड करता है, तो स्ट्रेंथ में ना सही बट बाकी सभी चीज़ों में जो ब्लैक एडम है वो एमसीयू हल्क को डिफीट कर देगा, इवन इंटेलिजेंसी में भी, क्योंकि जो ब्रूस बैनर है उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो नॉर्मल ह्यूमन लेवल तक की है। हाँ वो पीक ह्यूमन लेवल तक की है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बट ब्लैक एडम है उसकी जो इंटेलिजेंसी यानी कि जो इंटेलिजेंसी की एबिलिटी भी है वो भी उसे एक गॉड से ही प्रोवाइड होती है, तो एक्चुअल में वो इंटेलिजेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अगर वो स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंसी में भी हल्क को इक्वल मान के यहाँ पर चले कि जो हल्क है एमसीयू वाला हल्क है प्रोफेसर हल्क, वो स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंसी को भी इक्वल लेवल तक ले जाता है ब्लैक एडम की फाइट में, तो क्या होगा फिर आगे आगे चलकर। जो ब्लैक एडम है उसके पास ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, एक्सपीरियंस, बैटल आईक्यू, वॉर एक्सपीरियंस, सभी चीज़ों की भर भर के एडवांटेजेस है, भर भर के एडवांटेजेस है। तो यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो एमसीयू हल्क को काफ़ी जल्द डिफीट कर देगा प्रोफेसर हल्क को। तो यहाँ पर जो बैटल होगी फिर एमसीयू हल्क की यानी कि प्रोफेसर हल्क की गॉडजिला के साथ में, तब क्या होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जो गॉडजिला है एक्चुअल में उसने अपनी ऐसी फीट्स को दिखाया है मॉन्स्टरवर्स में, जिसके मुकाबले में जो प्रोफेसर हल्क है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता। हाँ यहाँ पर अगर पुराने वाला हल्क होता तो वो स्मैश करके गॉडजिला को कैसे ना करके डिफीट कर देता, पर यहाँ पर जो ब्रूस बैनर है अब प्रोफेसर हल्क उसने बना लिया है खुद को, तो ऐसे में उसके पास जो एक एडवांटेज थी उसकी स्मैश की और मतलब एकदम से गुस्से में एंगर से उसकी जो पावर और ज़्यादा बढ़ती थी, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं उसमें अब ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर वो गॉड्जिला के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। हाँ ये दोनों एक एडवांटेज सेम होल्ड करते हैं, वो है इनकी रेडिएशन की। बैटल में जो गॉडजिला है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ ही में जो हल्क है वो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो गॉडजिला की जो रेडिएशन वाले अटैक उनको भी एब्जॉर्ब कर जाएगा। बट ओवरऑल यहाँ पर जो प्रोफेसर हल्क है वो डिफीट नहीं कर पाएगा गॉडजिला को, क्योंकि लिटरल में गॉडजिला किंग घिडोरा को भी डिफीट किया है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर प्रोफेसर हल्क के अगेंस्ट। तो यहाँ पर गॉडजिला जीतेगा। तो लास्ट में बैटल होगी ब्लैक एडम वर्सेस गॉडजिला की। सो अब कौन जीतेगा इस बैटल को, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ब्लैक एडम एंड गॉडजिला की बैटल काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी, काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जो ब्लैक एडम है वो गॉडजिला के सामने ज़्यादा बड़ा हमें नहीं दिखेगा, और जो गॉडजिला है उसका साइज लिटरल में ब्लैक एडम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। बट जो यहाँ पर ब्लैक एडम है उसके पास स्पीड की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है। हाँ जो गॉडजिला है वो बहुत बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी तो मूव नहीं कर पाता, यानी कि वो बहुत बड़ा है और अपने मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसके कुछ ऐसे हैं कि वो ज़्यादा जल्दी मूव नहीं कर सकता, ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकता, बट वो इतना बड़ा है कि वो स्लोली अगर मूव करता है तब भी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरियों को काफ़ी ईजिली मतलब कर पाता है ऐसे ट्रैवल। बट यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो लिटरल में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो स्पीड में वो यहाँ पर नंबर ले जाएगा, और ड्यूरेबिलिटी में अगर ये दोनों इक्वल भी है तब भी स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में जो ब्लैक एडम है कहीं ना कहीं उसके पास एक एडवांटेज रहेगी। बट ओवरऑल जब इन दोनों की बैटल होगी तो कौन जीतेगा, तो विजेता तो एक ही होगा, और वो विजेता होने जा रहा है ब्लैक एडम, क्योंकि जो ब्लैक एडम है उसके पास स्टेमिना ऑफ शू है, एंड साथ ही में स्ट्रेंथ ऑफ हर्सिफ, पावर ऑफ अमून, विजडम ऑफ जेतु, स्पीड ऑफ एनपू एंड करेज ऑफ मेहनतु। अब ये जो सभी गॉड्स है वो एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स थे और ये पावर्स प्रोवाइड करते हैं ब्लैक एडम को, और ये जो सभी गॉड्स है कहीं ना कहीं वो गॉड ऑफ एयर से एंड सपोर्ट करते हैं फ्लाई को। साथ ही में द एंशिएंट इजिप्शियन यहाँ पर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ब्लैक एडम को, यानी कि हर्सिफ द एंशिएंट इजिप्शियन के हरक्यूलिस माने जाते हैं। साथ ही में जो पावर प्रोवाइड करते हैं ब्लैक एडम को, यानी कि अमून वो किंग ऑफ द गॉड्स माने जाते हैं।
जाते हैं एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री में। साथ ही में जो विजडम प्रोवाइड करते हैं ब्लैक एडम को, यानी कि ज़ेथु, वो गॉड ऑफ विजडम माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सभी गॉड्स हैं, इनकी जो पावर्स है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है। तो देखा जाए यहाँ पर हर तरीके के गॉड है, यानी कि गॉड ऑफ एयर एंड सपोर्ट ऑफ स्काई, द एंशिएंट इजिप्शियन, हरक्यूलिस, किंग ऑफ द गॉड्स, गॉड ऑफ विजडम। तो यहाँ पर इस तरह के गॉड्स की सभी प्रकार के एडवांटेज जो ब्लैक एडम है वो होल्ड करता है, बट यहाँ पर जो गॉड्जिला है वो इतनी ज़्यादा एडवांटेज होल्ड नहीं करता है, जिस वजह से यहाँ पर नो डाउट ब्लैक एडम गॉड्जिला को डिफीट करने में कामयाब हो पाएगा। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि ब्लैक एडम वर्सेस गॉड्जिला के इस बैटल में ब्लैक एडम विंस। यानी कि जो ये पूरी बैटल्स हुई अभी यहाँ पर ब्लैक एडम वर्सेस हल्क, एमसीयू हल्क कह सकते हैं उसे, वर्सेस गॉड्जिला वर्सेस शैंग-ची की जो ये बैटल है इसमें ब्लैक एडम विंस। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी। टीम किंग है उन्होंने गेन किया 2 पॉइंट्स, जो टीम बीस्ट है उन्होंने गेन किया 0 पॉइंट, जो टीम मूवीज, जो टीम मॉन्स्टर वर्स है उन्होंने गेन किया 0 पॉइंट, एंड जो टीम वॉरियर्स है उन्होंने गेन किए हैं 1 पॉइंट। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो टीम किंग्स है वो जीत चुकी है। बट आपका क्या ओपिनियन है, आप श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताना, और किसी अदर टॉपिक का सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड हो सकता है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना सब कुछ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो शेयर लाइक वगैरह कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, कर दो, शेयर कर दो हो सके तो। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।